Good evening, students. Today we are going to start chapter 4 working of institutions. मैं आपको प्रीवियस वीडियो में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कुछ टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट टॉपिक था ओवरव्यू, सेकंड टॉपिक था हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन ए गवर्नमेंट ऑर्डर, थर्ड टॉपिक था द डिसीजन मेकर्स, फोर्थ था नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फिफ्थ था वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड सिक्स था पार्लियामेंट, सेवन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. एंड आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाए थे शायद आपको समझ में आ गए होंगे. तो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. फर्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executive. The policy decision taken by someone else. We noted the role of the Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision if we did not had come support from the Lok Sabha, in the sense he was only executive the wishes of the parliament. At the different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर फंक्शनरीज होती हैं जो लोगों के बिहाफ पर डे बाय डे के डिसीज़न लेती हैं, लेकिन वे सुप्रीम पावर्स नहीं होती हैं. All those functionaries are collectively known as executive. इन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं क्योंकि वे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन करती हैं. इसलिए जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग एग्जीक्यूटिव होता है. नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. In a democratic country, two categories make up the executive. One that is elected by the people of a specific period is called the political executive. Political leaders who take the big decisions fall in this category. In this second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or civil services. Persons working in civil services are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. These officers work under political executive and assist them in the carrying out the day-to-day administration. Can you recall the role of political and non-political executive in the case of the office memorandum? You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में दो कैटेगरीज मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाती हैं. जैसा कि तुम लोग को पता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उससे दो कैटेगरीज होती हैं और दोनों कैटेगरीज मिलकर एक एग्जीक्यूटिव बनाती हैं. एक वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो इलेक्ट होते हैं और कुछ समय के लिए इलेक्ट होते हैं. जो कुछ समय के लिए इलेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स जो बिग डिसीजन लेते हैं उन्हें कैटेगरीज में आते हैं. सेकंड कैटेगरीज में लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है और वे परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विस कहते हैं. वे रूलिंग पार्टी के चेंज होने पर वहीं रहते हैं. ये ऑफिसर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं और उन्हें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस में हेल्प करते हैं. डेमोक्रेसी में विल ऑफ पीपल ही सुप्रीम होता है. मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए वह लोगों के बिहाफ पर पावर को एक्सरसाइज करता है. मिनिस्टर फाइनली अपने डिसीजन के लिए लोगों को आंसरेबल होता है. मिनिस्टर मिनिस्ट्री के मैटर्स में एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए वह एक्सपर्ट से टेक्निकल मैटर्स में एडवाइस होता है और अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है. नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Prime Minister is the most important political institutions in the country, and there is no direct election to the post of the Prime Minister. The President appoints the Prime Minister, but the President cannot appoint anyone she likes. The President appoints the leader of the majority party or the coalition of the parties that commands a majority in the Lok Sabha as Prime Minister in case no single party or alliance
gets a majority. The president appoints the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as remains the leader of the majority party or coalition. After the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister. The ministers are usually from the party of the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The prime minister is free to choose minister as long as they are members of parliament. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister, but such a person has to get elected to one of the houses of parliament within 6 months of appointment as minister. Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party. For parties who are in charge of the cabinet minister meet to take decision in the name of the council of ministers. Ministers of state with independent charges. Ministers of state प्राइम मिनिस्टर कंट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियली नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स. नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स. Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party of parties who are in charge of the major ministers. Usually the cabinet ministers meet to take decision in the name of the council of ministers. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये टॉप लेवल लीडर्स होते हैं जो रूलिंग पार्टी के होते हैं. इनके पास मेजर मिनिस्ट्रीज होती है. कैबिनेट इज़ द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें करीब 25 मिनिस्टर्स होते हैं. नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. ये जनरली स्मॉलर मिनिस्टर्स के इंचार्ज होते हैं. वे इनवाइट होने पर कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं. नेक्स्ट है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर. जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच किए जाते हैं और कोई भी मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता. हर मिनिस्ट्री के पास सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. द कैबिनेट एज अ टीम इज़ असिस्ट बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज इस सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं. नेक्स्ट है पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. The constitution does not say very much about the powers of the prime minister of their relationship with each other, but as head of the government the prime minister has wide ranging powers. He chairs cabinet meetings, the coordinators the work of different departments. His decisions are final in case disagreement arise between in case of departments. He exercises generally supervision of different ministers. All ministers work under his leadership. The prime minister distributes the work of the ministers. He also has the powers of dismiss ministers. प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ वाइड रेंजिंग पावर्स. वह कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करता है. सारे मिनिस्टर्स उसकी लीडरशिप में काम करते हैं. वह मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है. जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तब सारे मिनिस्टर्स को क्विट करना पड़ता है. एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. मीडिया आल्सो contributes to this trend by making politics and elections as the competition between top leaders of parties. Extent of power by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position. Recent years में जो पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर कोई पावर में कुछ बंदिशें आई और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से डिसीजन नहीं ले पाते थे. उन्हें अपने व्यूज़ को ध्यान में रखना पड़ता था क्योंकि इनके सपोर्ट में ही गवर्नमेंट का सर्वाइवल हो पाता था. नेक्स्ट पॉइंट है
the president. While the Prime Minister is the head of the government, the President is the head of the state. In our political system, the head of the state exercise only nominal powers. The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to large extent. The President supervises the overall functioning of all political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ़ द स्टेट के पास नॉमिनल पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब पोजीशन क्वीन ऑफ ब्रिटेन जैसी है, जिसका फंक्शन सिर्फ शेयर में होता है। प्रेसिडेंट कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है, जिससे स्टेट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। प्रेसिडेंट को एमपी और एमएलएस द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़ प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती हैं। सारे लॉज और पॉलिसीज़ प्रेसिडेंट के नाम पर इशू किए जाते हैं। सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स को प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है। चीफ जस्टिस को इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट जजेस, गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशंस अदर कंट्रीज़ को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सारे इंटरनेशनल और जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के नेम से जारी किया जाता है। प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। प्रेसिडेंट इन सभी पावर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? Judiciary, if there was nothing like a Supreme Court in the country, even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge action of the government, even if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair, even if we gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. This is why an independent and the powerful judiciary is considered essentially the democracies. All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. The Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation, high courts in the state, district courts, and the courts of local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other countries of the country. Between citizens of the country, between citizens and government, between two or more state governments, between governments at the union and state level. एक बार an independent and powerful judiciary is considered essentially for democracies. इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोर्ट्स एट लोकल लेवल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके डिसीजंस बाकी सारे कोर्ट्स को मान्य होते हैं। सुप्रीम कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन गवर्नमेंट्स यूनियन एंड स्टेट लेवल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग यह है कि यह लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस न्यू जजेस को सिलेक्ट करते हैं। इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट होने के बाद उसे रिमूव करना ही इम्पॉसिबल होता है। एक जज को रिमूव करने के लिए एक इम्पीचमेंट मोशन पास करना होता है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही पॉसिबल होता है। इंडियन हिस्ट्री में यह पहले कभी नहीं हुआ। The power and the independence of the Indian judiciary allow it is to act as guardian of the fundamental rights. The courts to prevent the government power make decision. Courts check at the part of the public officially. इन्हीं कारणों से इंडिया में जुडिशरी पे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है। आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।